while launching a rocket of mass 2 into 10 raised to power 4 kilogram, a force of 5 into 10 raised to power 5 Newton is applied for 20 seconds. What is the velocity attained by the rocket at the end of 20 seconds? देखो भाई, रॉकेट पहले क्या होगा, रेस्ट पे होगा, है ना. अब जैसे ही लॉन्च होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ते चली जाएगी, और 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड होगी मान लो v. 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, v. और आपसे वही पूछा है कि उसकी भाई बताओ कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी. तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, है बड़ा आसान ये, है ना. हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कि फोर्स का एक ऐसा फॉर्मूला भी आता है जिसमें सिर्फ वेलोसिटी चेंज होता है. बोले कौन सा वाला फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू m v2 माइनस v1 अपॉन t, है ना. तो F की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 5 इंटू 10 रेस्ट पावर 5. मास कितना है आपका, 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 4. वेलोसिटी आफ्टर वो निकालना है मुझे, तो चलो v2 निकालना है. v1 की तो वैल्यू क्या होगी, 0. अच्छा, टाइम कितना लग रहा है आपको, 20 सेकेंड्स. चलो ठीक है. तो अब होगा क्या यहाँ पे, दे 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 10 रेस्ट पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा बेटा, 10 रेस्ट पावर 3. दैट इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय v2. फिर इसके बाद ये 10 रेस्ट पावर 3 को इधर भेजेंगे आप, तो आप लिखेंगे देयरफॉर v2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 अपॉन 10 रेस्ट पावर 3. देयरफॉर v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 500 मीटर पर सेकेंड. दैट विल बी द आंसर, है ना. तो हम लोग देखेंगे 20 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 500 मीटर पर सेकंड. हालांकि इसमें का सूडो फोर्स का कंसेप्ट अगर जोड़ा जाए तो इसमें थोड़ा सा मामला अलग आता है. अब वो कब होता है, मैं जब सूडो फोर्स पढ़ाऊंगा तब उस वक्त बताऊंगा आपको, है कि नहीं. अभी का फिलहाल आप ये नोट करिए. बलून वाला हो चुका है ना. ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी. अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन पुल्स अ ब्लॉक ऑफ मास 4 किलोग्राम थ्रू अ रोप ऑफ 0.5 किलोग्राम. ठीक है, मान लिया. द ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन स्मूथ सरफेस. कैलकुलेट द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप. हाँ, कमाल क्वेश्चन है.
तो बेटा देखो, एक समझो इस बात को ऐसा कि आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लू मार्कर कहाँ चले गया, चलो देखते हैं। ये है एक ब्लॉक और मैं ये जानता हूँ कि ये जो मास ऑफ ब्लॉक है वो कुछ अराउंड कितना दिया हुआ है, 4 किलो दिया हुआ है, ठीक। और उसे खींचा जा रहा है एक रस्सी से। ओके, उसे एक रस्सी से खींचा जा रहा है, इस साइड में उसको फोर्स लगाई जा रही है रस्सी के ऊपर। और मैं पूछूंगा रस्सी पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, वो कुछ पता है नहीं, उसने नहीं बताया। वैसे आपका 9 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ये जो रस्सी है उसका भी वजन है, मास ऑफ रोप वो कितना है आपका 0.5 किलोग्राम। ऐसा नहीं है कि वो रस्सी का इस बार वजन नहीं है, रस्सी का भी एक वजन है, दैट इज 0.5 किलोग्राम। और उसने आपसे पूछा है कि भाई बताओ कि आपका जो फोर्स होगा, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप, कि ब्लॉक रस्सी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। अब ऐसा है देखो बेटा कि जब भी मैं किसी चीज़ को खींचूंगा, मान लो ये चेयर है ना, अब अगर मेरा हाथ इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मेरा हाथ इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई आगे जो न्यूटन्स लॉ पढ़ने वाले, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये क्या करेगा, अपने आप को रेजिस्ट करेगा, जाने से अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि भाई कितना फोर्स लगाएगा वो, अपने आप को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा जितना मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। तो उसी लिहाज से अगर देखा जाए, अगर हमको कैलकुलेट करना है कि भैया कि ये जो ब्लॉक है इस रस्सी पे कितना फोर्स लगा रहा है, अगर आप ये पता लगा लो कि ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, अगर आप ये पता लगा लो ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप ये पता लगा लोगे कि भैया रस्सी पे कितना फोर्स लग रहा है। बोले वो कैसे पता लगाएंगे, तो बड़ा आसान है कि भैया देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे पता ये लगाना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है। बोले वो कैसे पता लगाएंगे, देखो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू नेट मास मल्टीप्लाई बाय नेट एक्सेलरेशन। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स कितना है, तो बोलेंगे वो 9 न्यूटन है। अच्छा, नेट मास कितना है, तो बोले वो 4.5 किलोग्राम्स है। बोले 4.5 नहीं ना, 4 है ना बेटा, 4 किसका, ब्लॉक का, और रस्सी का मास कितना है 0.5, तो कुल मिला के वजन कितना हो गया 4.5 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय ये आ गया नेट एक्सेलरेशन। तो मैं कहूँगा ठीक है, देखो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 9/4.5, जो कि कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, जब मैं ये मान लो ये रस्सी से मैं इस ब्लॉक को खींच रहा था, जब इस रस्सी से मैंने इस ब्लॉक को खींचा तो ये दोनों ब्लॉक और रस्सी एक ही स्पीड से आगे बढ़े होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि रस्सी बहुत तेजी से आगे निकल गई होंगी, ब्लॉक आराम आराम से पीछे पीछे आ रहा होगा, ऐसा हुआ क्या, नहीं ना, दोनों एक साथ बढ़े ना आगे। तो मैं बोलूँगा जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है, जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन ब्लॉक और रोप का भी है। जो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन किसका होता है, ब्लॉक और रोप का होता है। एक बात याद रखना, अगर अनलेस आपने इसको स्प्रिंग से अटैच नहीं किए, जब तक आप इसको स्प्रिंग से अटैच नहीं करते, अगर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को ढकेल रहा है, जैसे मान लो एक सिस्टम आगे जाके आप पढ़ेंगे, ये आप इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये एक ब्लॉक है ऑफ मास m1 और दूसरा ब्लॉक है ऑफ मास m2, या फिर एटलीस्ट ऐसा होता है, एक ब्लॉक है मास m1, एक ब्लॉक है मास m2, अब रस्सी के इस कोने पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो इन सभी मामलों में क्या होता है बेटा, आप पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बोलो या एक एक डब्बे का एक्सेलरेशन बोलो, वो सेम ही जाएगा, क्योंकि भैया जितनी स्पीड से एक डब्बा आगे बढ़ेगा वो दोनों के दोनों डब्बे भी उतनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए एक्सेलरेशन सभी का कैसा रहेगा, सेम। ये बात याद रखना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ
कि ये जो नेट एक्सेलरेशन है ये असल में बराबर हुआ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के, और ये बराबर हुआ एक्सेलरेशन ऑफ रोप के, और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास पहले तो फिलहाल नेट एक्सेलरेशन आया। अच्छा ठीक है, हमको जो निकालना है फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप। हाँ देखो, फोर्स ऑफ रिएक्शन exerted by the block on the rope is equals to force exerted on the block। तो बोले फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप कितना होगा, तो वो बराबर होगा किसके, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक के, क्योंकि जैसे अभी मैंने क्या बोला, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया जितने फोर्स से रस्सी ब्लॉक को खींचेगी, जितने फोर्स से रस्सी ब्लॉक को खींचेगी उतनी फोर्स से ब्लॉक क्या करेगा, रस्सी को रिएक्ट करेगा, है ना। जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को क्या करते हैं, स्कूल ले जाते हैं खींचते हुए लेके, है ना, पूरे वो पैर घस देता, मैं नहीं जाता करके, है ना। तो वैसी सीन यहाँ पर हो रहा, वो क्या कर रहा, रिएक्शन को, बोले भैया मेरे को नहीं जाना है, मगर आप ज़बरदस्ती इसको लेकर जा रहे हैं यहाँ पे। तो भैया ठीक है, वो कितना होगा, तो बोले मुझे पता लगाना है कि सिर्फ ब्लॉक को कितना फोर्स लगा। ये जो 9 न्यूटन का फोर्स लगा वो पूरा रस्सी और द ब्लॉक दोनों को है। 9 न्यूटन का जो फोर्स लगा वो किस किस को है, रस्सी और ब्लॉक दोनों को है। मेरे को पता कितना लगाने का है, सिर्फ ब्लॉक को कितना फोर्स लगा। तो बोले अपने को ऐसे पता चलेगा, अरे बहुत आसान है, किसी बॉडी का अगर फोर्स निकालना है तो क्या कर सकते हो, उस बॉडी का मास ले लो और उसकी बॉडी के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो बोले इस बॉडी का मास क्या है, मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। बोले मास ऑफ ब्लॉक कितना है, 4 किलो, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो टोटल फोर्स, फोर्स ऑन द ब्लॉक या रोप बोलेंगे कितना हो जाएगा, फिर 8 न्यूटन आ गया आंसर। दैट्स द आंसर, लिख लो, इधर बैठा। ये हो चुका है कि अपना पास, अ फोर्स ऑफ 72 डायंस इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। चेक करो तो, अ फोर्स ऑफ 72 डायंस इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। नहीं हुआ ना ये, वालेकुम अस्सलाम, हाथ दिखा रहा हो, आधा घंटा लेट आवाज़। आज तो बेटा तुम बाहर ही आएंगे, आज दिल दरिया नहीं है मेरा। 7:30 का टाइम है ना आज, फिर ग्रुप पे डाला गया था बाकायदा।
देख रहे भाई, तो बढ़िया सा एक क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 72 डायंस इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो मान के चलो तुम्हारे पास एक डब्बा है, एक ब्लॉक है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, और तुम उसको एक फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स कितने का लगा रहे हो? 72 डायंस का। और ये जो 72 डायंस का फोर्स है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसने कहा फाइंड द एक्सेलरेशन इट प्रोड्यूसेस इन अ मास ऑफ 9 ग्राम विच मूव्स इट हॉरिजॉन्टली। ये वर्ड पे बहुत खास तौर से फोकस करना है। देखो फोर्स उसके अंदर दो टाइप के हैं। एक फोर्स लग रहा है इसका एक्स एक्सिस पे, और एक फोर्स लग रहा है उसका वाई एक्सिस पे। एक फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस पे और एक फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस पे, है कि नहीं? क्योंकि ये फोर्स जो है पूरी तरह से ना एक्स एक्सिस पे है ना पूरी तरह से वाई एक्सिस पे है। क्या ये पूरा एक्स पे पूरा वाई पे है क्या? नहीं, दोनों के बीच में है ना वो। तो ये फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक हिस्सा उसको आगे ले जा रहा है और एक हिस्सा उसको ऊपर उठा रहा है। उसने मुझसे क्या पूछा? एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कौन सा पूछा उसने? जो उसको आगे लेके जाएगा, हॉरिजॉन्टली लेके जाएगा। अगर हमें निकालना है वो एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर फोर्स दो टाइप के हैं यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन भी दो टाइप के आएंगे। एक एक्सेलरेशन जो उसको आगे लेके जाएगा और एक एक्सेलरेशन जो उसको ऊपर लेके जाएगा। हमें पूछा गया कौन सा वाला है? जो उसको आगे ले जाएगा हॉरिजॉन्टली। तो हमें फोर्स भी कौन सा लगेगा? जो उसको आगे लेके जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा सॉल्यूशन के अंदर बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ के तहत फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? तो बोले देखो यार ये तो एफ कॉस 60 हो जाएगा, एफ कॉस 60 डिग्री है ना, क्योंकि एफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ कॉस 60 हो जाएगा एफ एक्स जो है आपका, और मास इंटू एक्सेलरेशन ए एक्स। देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ कॉस 60। एफ कितना है? 72 डायंस, और कॉस 60 कितना होगा आपका? 1/2 अपॉन मास कितना है बेटा आपका? डब्बे का मास दिया हुआ है क्या? 9 ग्राम्स, ठीक है ना। अच्छा, 72 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 36 है ना, और 36 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? 9। 4 9 जा 36 होता है। देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझा कि नहीं समझा? है कि नहीं? डायरेक्ट फोर्स को अपन नहीं करेंगे मास से डिवाइड, फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन मास से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, लिख लो। ये वाला आप सॉल्व करके बताएंगे फिर।
अमजद, ये जो बंदा लेट आया ना, उनके घर पे फ़ोन करके बोलो 7:30 से बैच थी। दूर से भेजो फिर, उसको भी भेज दो, दानियाल को भी। खोल बेटा दरवाज़ा। चल बेटा, बता कैलकुलेट करें क्या आएगा। पाँच किलो का डब्बा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मगर इस बार पुलिंग नहीं पुशिंग फोर्स है। पिछली बार ये पुलिंग फोर्स था, अब ढकेल रहे ऐसा। तो वो बोल रहा है कि भैया कितना फोर्स, कितना एक्सेलरेशन से वो आगे बढ़ेगा। पचास न्यूटन का फोर्स है। फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं, एक Fx और एक Fy। अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 60 बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो Fx कितना होगा F cos 60। हाँ, Fx कितना होगा? अरे तुम लोग भूल गए क्या वेक्टर्स का कंपोनेंट्स कैसे बांटते? तो तोबा 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 तोबा, तुम लोग को लेना पड़ता आड़े हाथ। अब ये फोर्स ऐसा है ना भैया, अगर ये थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा ना, Fy इक्वल्स टू F cos थीटा होगा ना, और Fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F sin थीटा। तो देखो ना भैया, फोर्स ऐसा आ रहा था, फोर्स ऐसा आ रहा था, ये एंगल वर्टिकल के साथ कितना बना 60 डिग्री है ना। तो अब ये फोर्स को आपने क्या किए, दो कंपोनेंट्स में बांटे। अगर ये 60 हुआ तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम पढ़े होंगे ना, उसमें ये 60 हो जाएगा। तो फिर ये क्या होगा Fy F cos 60 होगा, और ये क्या होगा F sin 60। तो Fx कितना है F sin 60 है। जरा अच्छा बनाना, मैंने बहुत मिक्स कर डाला उसको। जिसके साथ एंगल थीटा आता है, जिस एक्सिस के साथ, उसको कॉस लगाते हैं, दूसरे वाले को साइन लगाते हैं। बताओ क्या रहा आंसर?
कितना आ रहा? 5। एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? एफ एक्स अपॉन एम, एफ साइन 60 अपॉन एम। एफ कितना है? 50 न्यूटन। साइन 60 कितना होता है? √3/2। और मास कितना है? 5 किलो। 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा 10, ये 2 से डिवाइड होगा तो 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, 1D और लॉज ऑफ मोशन का मिश्रण। एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 10⁻⁻25 न्यूटन इन एन एक्सरे मशीन। तो एक एक्सरे मशीन थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कई सारे पार्टिकल्स या बीम थी। आपने उसको फोर्स लगाया F, कितना लगाया आपने? 10⁻⁻25 न्यूटन। तो उसने मुझसे पूछा है, उसने दिया है कि फोर्स आ रहा है 10⁻⁻25 न्यूटन। उसने पूरा फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। आपका इलेक्ट्रॉन कवर करता है 0.2 मीटर और उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻30 किलोग्राम। तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हमसे उसने पूछा है। देखो भाई, एक बात बता दूं, जब भी किसी बॉडी पे लगता है फोर्स, जब भी किसी बॉडी पे लगता है फोर्स, अगर जिस डायरेक्शन में मोशन होना है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये उसको एक्सेलरेटेड मोशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मूव हो रही है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो उसको देगा रिटार्डेड मोशन। अरे भाई, आपका दोस्त साइकिल पे जा रहा है, आप पीछे से साइकिल खींचोगे
वो जा रहा आगे, आप फोर्स किधर लगाते, पी के पीछे की तरफ, तो वो मोशन कैसा होता, स्पीड कम हो जाती ना उसकी, तो रिटार्डेड मोशन। और अगर वो आगे जा रहा है उसी तरफ आप लात मारते उसकी साइकिल को, तो क्या हो जाएगा, या ढकेलते आप उसको तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। या एक जगह पे रुका हुआ ही है वो और आप उसको से ढकेल रहे, तो उसकी स्पीड 0 थी पहले, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, तो वो मोशन कैसा हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी कोई मोशन हो रहा, फोर्स लग रहा किसी बॉडी पे, तो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। ये पहली बात ध्यान में आई। दूसरी बात, हर एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन, S इजिकल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ, या ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, वो वाला इस्तेमाल करते हैं आप, है ना। तो मैं अगेन यहां पर भी वही इस्तेमाल करूंगा, यूजिंग S इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। मगर पहले शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पे था, बाद में वो मोशन में आया, तो मैं कहूँगा बट यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी है कि v0 की तो वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ ऑफ at स्क्वायर। अच्छा, S की वैल्यू क्या है, 0.2। एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, S इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a की जगह मैं f अपॉन m लिख देता हूँ इंटू टी स्क्वायर, है ना। a की जगह f अपॉन m लिख सकते हैं ना, f इज इक्वल्स टू, अगर m है तो a इक्वल्स टू f अपॉन m। अब s की वैल्यू क्या है, 0.2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ f कितना है बेटा, 10⁻⁻25, और आपका ये कितना है, -30 t का स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या बना देगा वो, 0.4, और ये हो जाएगा नीचे 1/10⁻⁻5, है कि नहीं। ये -25 जब नीचे आएगा तो +25 हो जाएगा, और -30 + 25 क्या हो जाएगा, -5। अब इसको इधर लेके चले जाओ, फिर कहाँ लूँ, उसको मिटा देता, रुको। फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। अब हमेशा क्या करना, जब भी यहाँ स्क्वायर हो तो आपको मालूम है टी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी कोई मौका आता है तो कुछ भी करो, यहाँ पर 10 का पावर ऐसा सेट करो कि वो एक इवन नंबर आए। तो मैं क्या करूँगा, टी स्क्वायर 10 के पावर को ऐसा कर दूंगा 4 × 10⁻⁻6, समझे ना। ये डेसिमल को एक डिजिट इधर सरका दिया मैंने, तो उसका 10⁻⁻1 आएगा, तो 10⁻⁻6। अब ले लो उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 10⁻⁻6 जो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻3 सेकेंड्स, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 मिली सेकेंड्स। आंसर ये रहेगा आपका 2 मिली सेकेंड्स, है ना, क्योंकि रूट में जैसे ही देते पावर आधा हो जाता, इसीलिए इवन नंबर पे रखना हमेशा इसको। बोलो, बोल बोल बोल। मिली सेकेंड्स, हाँ, ये -3 को मिली का डालना अपन ने, तुमको क्या लगा, मीटर सेकेंड।
एक मिनट, ये पार्ट हो गया इधर का। क्वेश्चन लिखना। भेज दो। टाइम क्या हो? 9। रुक जाओ अभी, 10 मिनट तो बचे अभी क्लास का। ये वाले क्वेश्चन को पढ़ो। एक ब्लॉक है जिसका मास 5 किलो है, वो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है और उसे स्ट्रक किया गया है, मतलब हिट किया गया है बाय अ वाटर जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 5 किलोग्राम पर सेकेंड। तो उसको एक वाटर जेट से हिट किया गया है। वाटर जेट मालूम है ना, वो एकदम तेज़ी से पानी निकलता बाहर, वो कार वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते एकदम तेज़ी से। तुमने नोटिस किया होंगे, वो पकड़ना मुश्किल जाता हो, बहुत तेज़ी से हिलता, अगर छोड़ दो नीचे जर 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 घूमता हो। तो उसमें क्या होता, सांप कैसे है ना, उसमें देख क्या होता कि जो पानी जो निकलता वो लगातार एक ही स्पीड से निकलता है ना, मगर हर बार जो पानी निकलते जा रहा है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ते आ रहा है। जैसे मान लो पहले कुछ देर पहले 1 लीटर पानी निकला होगा, फिर थोड़ी देर के बाद मतलब कितना हो चुका होगा 2 लीटर, फिर थोड़ी देर के बाद मान लो कितना निकल चुका होगा इसमें 3 लीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि लगातार उसमें पानी निकल रहा है, एक ही कांस्टेंट स्पीड से निकल रहा है, बस उसका क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, मास है कि लगातार पानी जो आ रहा है 1 लीटर निकल चुका, 2 लीटर निकल चुका, 3 लीटर निकल चुका, इस तरह से। तो मैं बोलूँगा ठीक है, फोर्स ऑफ वाटर जेट कितना होगा, फोर्स ऑफ जेट क्या होगा। तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं उसका फॉर्मूला लूँगा v = dm/dt वाला। तो ये है फोर्स ऑफ जेट, मतलब क्या, कितने फोर्स से पानी बाहर निकल रहा। ये क्या हुआ बेटा, कितने फोर्स से पानी बाहर निकल रहा। अब सवाल उठता कि फिर ठीक है, अगर ये फोर्स से पानी बाहर निकल रहा तो इसको कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन जेट = फोर्स ऑन ब्लॉक। जितने फोर्स से पानी बाहर निकलेगा उतनी फोर्स उसको हिट करेगा और उतनी फोर्स से वो आगे निकलेगा। तो फोर्स ऑफ जेट क्या है, v dm/dt।
और फोर्स ऑफ ब्लॉक क्या होगा, मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अच्छा ठीक है, तो v कितना है आपका कि पानी की रफ्तार कितनी है, क्वेश्चन पढ़ो। पानी की रफ्तार दिया हुआ ना कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड। देखो इधर दिया हुआ है ना यहाँ पे देखो यहाँ ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इट इज स्ट्रक बाय अ वाटर जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकंड। हमेशा यूनिट से याद रखो, मास अपॉन टाइम दिया हुआ है, यानी dm अपॉन dt दिया हुआ है आपको, एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड, मास dm अपॉन dt कितना दिया गया है 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मास ऑफ ब्लॉक कितना है बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब होगा क्या बेटा, फिर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 0.2, समझा ना, 4 3 12 और 1/5 कितना होता है 0.2। तो फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर ए अपने एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जब भी पानी के पाइप का रहा ना अगर एग्जाम्पल, तो उसको ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना, v dm/dt। पानी के पाइप का रहा, रॉकेट के फ्यूल का रहा, बलून में भरी हुई हवा का रहा, तो आप ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे v dm/dt। आप इससे भी पहचान सकते हैं कि यहाँ पर रेट क्या दिया हुआ है किलोग्राम अपॉन सेकेंड, यानी dm अपॉन dt दिया है, इसका मतलब मास चेंज हो रहा है ना, और वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से भी पहचान सकते हैं आप, लिख लो। अब ये आसान है एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिखना हो गया ना सभी का, जल्दी लिखें। कुछ बोल रहे थे क्या कैसे तुमने लिखे, जल्दी जल्दी लिखो बेटा।
तो एक बहुत आसान सा सवाल, एक डब्बा है, उस पर दो फोर्सेस लग रहे, इस साइड से लग रहा 10 का, उधर साइड से लग रहा 2 न्यूटन का फोर्स। डब्बे का मास 2 किलो का है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अच्छा एक बात बता, एक बंदा इसको इधर लौट रहा है, एक बंदा उसको उधर लौट रहा है, F1 का वैल्यू कैसा है? ज़्यादा है। F2 का वैल्यू क्या है? कम। ये डब्बा किधर जाएगा? राइट साइड में जाएगा, है कि नहीं? तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या रहेगा? राइट साइड पर रहेगा। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो भैया उसके लिए लेना पड़ेगा आपको नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या आएगा? तो बोले F1 माइनस F2, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। दो फोर्सेज अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो डायरेक्ट ऐड कर डालो, दो फोर्सेज अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो सब्ट्रैक्ट कर डालो, है ना। अगर कुछ उनके बीच में का एंगल रहा तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, है ना, ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। याद आया कुछ? है ना, F1 में याद नहीं आया होगा आपको, ये फॉर्मूला ऐसा याद आना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। मतलब यही अगर फोर्स का कोई एंगल होता 90 डिग्री का, 60 डिग्री का, तो मैं ये फॉर्मूले से लेता था, समझे ना। तो अभी फिलहाल अच्छी बात ये अपोजिट है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा फिर? 10 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा फिर? आपका नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा नेट फोर्स कितना है? 8, कितना है? 2, कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो आई थिंक ये आप कर लोगे इजीली। P एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, फोर्स एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पूछा गया है। कैसे निकालेंगे? बोलो बोलो, बिंदास बोलो, अरे बोलो, जोर से बोलो, दबी आवाज़ में मत बोलो। सही बोल रहे, जोर से बोलो। हाँ सही है ना, तो बोलो, जोर से बोलो। डेरिवेटिव लेकर सीधा, क्योंकि आपको मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt क्या होता है? फोर्स होता है। तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है? dp अपॉन dt, यानी कि d बाई डी टी ऑफ 2 प्लस 3t स्क्वायर। देयरफॉर F इज इक्वल्स टू 0 प्लस 60, है ना। और एट कितनी देर टाइम पे पूछा है उसने? t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। F इज इक्वल्स टू 18 न्यूटन। ये हुआ क्या?
ये कितना आएगा? देखते हैं जल्द से जल्द कौन बोलता है आंसर। सबसे पहला आंसर किसका आता है? तुम घर पे, इसका मतलब क्या है? तुम घर पे जाके रिवाइज नहीं कर रहे? बोलो बोलो, सही आंसर आया किसी का? हाँ 8 8 8 बोले क्या आपने? 4। तोबा 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 तोबा, लानत है। 8। सोहम, अरे भैया मास कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना। अरे वेलोसिटी का फंक्शन है टाइम में। टी किसकी इक्वेशन में आ रहा? वेलोसिटी की इक्वेशन में। मतलब वेलोसिटी बदल रहा टाइम के हिसाब से। मास कैसा है? कांस्टेंट है। और यहाँ फिर से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते? F इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी लेते। भूल गए क्या? पलटा के देखो, मिलेगा आपको वो, है ना। इसका मतलब हुआ रिवाइज नहीं कर रहे आप कुछ भी। एम डी वी बाई डी टी लेते। हाँ वही तो बोल रहा ना। एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एम की वैल्यू क्या है? 2 किलोग्राम। और डी बाई डी टी ऑफ 4t माइनस 1, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और वो कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। सिंपल है ना। और टाइम पे डिपेंड करते ही नहीं हो। टाइम का ये कंसेप्ट से बोला था क्या कि मेरे मुंह से 8 सुन लिया था इसलिए बोल दिया था? हाँ वही तो बोल रहा ना, मैंने 8 को इतना स्ट्रेस डाल के बोला जिससे सुन लिया तूने, वही बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बहरा है तू। चलो एक आखिरी क्वेश्चन। अब तुम्हारा रगड़ा स्टार्ट करना पड़ता, बहुत हो गया तुम्हारा लाड़। So the last problem. फोर्स दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेक्टर फॉर्म में भी दिया हुआ है। उसने पूछा है कि भैया आप पता लगाओ चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इन द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। अब टाइम इंटरवल आ गया, मोमेंटम पूछ लिया, तो जाहिर बात है यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन का यूज़ होगा।
अब बोले होगा कैसे, सब लोग गौर से देखें, फोकस करके देखें। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है डी वेक्टर पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं डी टी को इधर ले लूँ तो डी वेक्टर पी इज इक्वल्स टू वेक्टर एफ इंटू डी टी, है ना। अब अगर सपोज करो मैं इसका इंटीग्रेशन ले लूँगा, डी वेक्टर पी का इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट डी टी, टाइम लिमिट t1 टू t2, ओके। अब देखो dp क्या होता है, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। dp क्या होता है, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। उसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, लार्ज चेंज इन मोमेंटम। तो dp का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, डेल्टा p, लार्ज चेंज इन मोमेंटम। अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, मैंने ये वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स वेक्टर फॉर्म में, तो बोले कितना है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इंटू डी टी, और टाइम लिमिट दिया गया आपको 0 to 2 सेकेंड्स। अब क्या होगा, यहाँ दो टर्म्स हैं, इंटीग्रेशन दोनों में बटेगा, तो इंटीग्रेशन 2t डी टी आई कैप, टाइम लिमिट 0 to 2 सेकेंड्स, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 3t स्क्वायर डी टी जे कैप। अब आगे क्या, डेल्टा वेक्टर p इज इक्वल्स टू 2t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आ जाएंगे 0 to 2 आई कैप, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 3t क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स आ गया 0 to 2 और डायरेक्शन आ गया जे कैप। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। डेल्टा वेक्टर p इज इक्वल्स टू फिर ओके, t का स्क्वायर मतलब क्या, ऊपर अपर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इंटू आई कैप, ये 3 और ये 3 कैंसल, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब जे कैप। फिर उसके बाद एट लास्ट तो डेल्टा वेक्टर p इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप। चलो इसका ले लो मैग्नीट्यूड, फिर अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 64 कितना हो रहा हो, नहीं 16 प्लस 64 कितना होगा 80 होता है 80। अंडर रूट ऑफ 81 है ना। मैं इसको अप्रोक्सीमेशन में 9 लिख सकता हूं, अप्रोक्सीमेशन में, क्यों 9 9 सा क्या होता है 81 होता है। ये 81 से छोटा सा है नंबर, ज़रा सा छोटा नंबर है, तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो भी 8.9 समथिंग आएगा, तो उसको अपन अप्रोक्सीमेशन में 9 लिख सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा p इज इक्वल्स टू 9 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आया समझ में। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हो गए हमारे जो हमको लेना था। कल हम लोग इसका एक अगला पार्ट इम्पल्स करके स्टार्ट करेंगे, है ना। हालांकि ये सेकंड लॉ में ही इंक्लूडेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इम्पल्स। गाड़ी का नाम नहीं है रे बाबा।